क्वेश्चन तो नहीं आएगा इसमें। आज के वर्कशॉप का तीसरा प्रश्न, जैसे मैंने पहले बताया था, बीच में कुछ इंटरप्शन हुआ। बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी बिहार बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की थी। उन्होंने बिहार में किसानों को संगठित किया। आगे चलकर यही आंदोलन ये किसान आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ गया। इससे महात्मा गांधी के आंदोलन को एक मजबूत आधार मिला। इन्हीं के प्रयासों से 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही की थी। लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन, जहां पे स्वामी सहजानंद ने इसकी अध्यक्षता की। पहले अध्यक्ष थे इस सभा के। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से भारत में किसानों, विशेषकर उत्तर भारत में किसानों को संगठित किया जा सका, उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा जा सका। और जब किसान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े तो स्वतंत्रता आंदोलन का विस्तार हुआ। इस आंदोलन को एक मजबूती मिली। अभी जैसे आप लोग की तरफ से ये प्रश्न आया है कि दूसरे प्रश्न, यानी जो दूसरा प्रश्न था कि कम्युनिस्टों की आवाज को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार कौन सा बिल लेकर आई थी? तो पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर आई थी। और यह बिल, इसके साथ साथ ट्रेड डिस्प्यूट बिल भी था। जब ये दोनों बिलों को संसद में पारित कराए जाने की कोशिश की जा रही थी, तो भगत सिंह ने
असेंबली पर बम फेंका। फिर असेंबली पर बम फेंकने और सैंडर्स हत्याकांड में अभियुक्त होने के कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो हिंदुस्तान में कम्युनिस्टों की कार्रवाइयों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया था वर्ष 1928 में। इस दौर में कम्युनिस्ट यानी भारत में समाजवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार हो रहा था, इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही थी। तो कम्युनिस्टों की आवाज को कुंद करने के लिए, कम्युनिस्टों की आवाज को दबाने के लिए यह बिल आया। हम वर्कशॉप के अगर चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? यह कांग्रेस के अंदर ही एक संगठन था। कांग्रेस के अंदर ही एक संगठन था, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दरअसल इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इस संगठन के स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की घोषणा पत्र में भी यह था कि डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा का विरोध करना है, क्योंकि कांग्रेस डोमिनियन स्टेट्स की मांग से आगे नहीं बढ़ पा रही, जबकि जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था, या फिर उनके और जो युवा साथी थे कांग्रेस के अंदर, उनका यह मानना था कि अब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। अब हमें अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखनी चाहिए, डोमिनियन स्टेट्स की मांग हमें नहीं रखनी चाहिए। अभी डोमिनियन स्टेट्स की मांग दो कदम आगे बढ़कर एक कदम पीछे हटने जैसा है, क्योंकि 1929 में 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी। तब फिर डोमिनियन स्टेट्स यानी 1927 में मद्रास अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। जो युवा कांग्रेस के जो युवा नेता थे, उनकी ये सोच थी। कर दीजिए, रोक दीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की शुरुआत किसने की थी? मैंने आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उनका पहला उद्देश्य यह था कि डोमिनियन
स्टेट्स की घोषणा का विरोध करना। दूसरी उनकी मांग थी ब्रिटिश सत्ता के सामने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखना। सामने पूर्ण स्वतंत्रता की रखना। इसके अतिरिक्त समाजवादी आधार पर अगर देखें तो समाजवादी आधार पर भारत में गणतंत्र की स्थापना करना। गणतंत्र की स्थापना करना। तो इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के 3 डिमांड्स थे। डोमिनियन स्टेट्स का विरोध करना, यानी अब हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ब्रिटिश सत्ता के सामने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखना। और जो इनकी तीसरी मुख्य मांग थी वो समाजवादी आधार पर भारत में भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना। पांचवा प्रश्न है वर्कशॉप का, महाजनी सभ्यता किसने लिखी थी? महाजनी सभ्यता एक प्रसिद्ध पुस्तक है। महाजनी सभ्यता, इसकी रचना मुंशी प्रेमचंद ने की। क्यों की थी? इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या था? तो इस पुस्तक का मुख्य विषय पूंजीवादी, इस पुस्तक का मुख्य विषय था पूंजीवादी प्रवृत्ति की आलोचना की गई थी। पूंजीवादी प्रवृत्ति माने मुनाफा कमाने की जो पूंजीवादी प्रवृत्ति थी उसकी आलोचना की गई थी और सोवियत मॉडल की प्रशंसा की गई थी। सोवियत मॉडल की प्रशंसा की गई थी। यानी महाजनी सभ्यता यह पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी और पूंजीवादी प्रवृत्ति यानी मुनाफा कमाने की जो पूंजीवादी प्रवृत्ति थी यह आलोचना की गई थी। इसके साथ साथ सोवियत मॉडल की प्रशंसा की गई। तो महाजनी सभ्यता के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता के दौरान, भारत में ब्रिटिश सरकार के दौरान, ब्रिटिश सत्ता के दौरान भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान बैंक
पेमेंट बैंक किसको कहते हैं? पेमेंट बैंक। दरअसल पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य था वित्तीय समावेशन, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, यानी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करना, लक्ष्य को पूरा करना। इसका पहला उद्देश्य था पेमेंट बैंक का। इसे नाचिकेता समिति की सिफारिश पर नचिकेता समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया। दरअसल ये बैंकों का ही एक छोटा रूप है, पेमेंट बैंक। ये बैंक अपने ग्राहकों को सिर्फ बचत खाता और चालू खाता बचत खाता और खाता ही प्रदान करता है। यानी इसके अतिरिक्त और किसी खाते का यह उपयोग नहीं करता है, या इसके अतिरिक्त और किसी खाते की यह सुविधा प्रदान नहीं करता है यह पेमेंट बैंक। इसके बाद यह अपने ग्राहकों से अपने ग्राहकों से 1 लाख से अधिक 1 लाख से अधिक की धनराशि प्राप्त नहीं कर सकता है। धनराशि प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी ये अपने ग्राहकों से 1 लाख से अधिक की धनराशि प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसकी एक अंतिम विशेषता यह है कि ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाता है।
ये पेमेंट बैंक की विशेषताएं। एक तो ये नचिकेता समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। यह अपने ग्राहकों को सिर्फ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ही प्रोवाइड करता है। यह अपने कस्टमर से 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता है। और इस तरह के बैंक रूरल एरिया में ही एस्टैब्लिश किए जाते हैं, इंस्टॉल्ड किए जाते हैं। और इस प्रकार की बैंकों की स्थापना के लिए मिनिमम अमाउंट 100 करोड़ की आवश्यकता पड़ती है, यानी 1 अरब से इस बैंक की शुरुआत की जा सकती है। इन सब में एक वर्ड का यूज किया गया, मैंने अभी किया, वित्तीय समावेशन, यानी फिनेंशियल इंक्लूजन। अर्थात बैंकिंग सुविधा देश के हर एक व्यक्ति बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हर एक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना, ताकि बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का वो लाभ उठा सके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष क्या है? देखिए, ये बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने तथा बैंकिंग क्षमता, बैंकिंग कार्य प्रणाली को, बैंकिंग कार्य प्रणाली को बेहतर करने की योजना है। दरअसल इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इस योजना में भी 7 मुद्दों पर केंद्रित किया गया है इस योजना को। और पीजे नायक समिति की सिफारिश पर पीजे नायक समिति की सिफारिश पर ही इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई, क्योंकि इसमें जिन शब्दों का उपयोग किया गया है, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट के लिए यह कोशिश की गई है। और इसमें जिन वर्ड का यूज किया गया है वो ए से शुरू होता है, ए टू जी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, 4 अल्फाबेट से शुरू होने वाले वर्ड को जब शामिल किया गया, इसलिए ए टू जेड रिफॉर्म भी कहा जाता है।
यानी इसे ए टू जी सेक्टर बैंकिंग रिफॉर्म भी कहा जाता है। और इसके लिए जो 7 शब्द यूज किए गए, उसमें सबसे पहले है अपॉइंटमेंट, यानी नियुक्ति से संबंधित। पहला है नियुक्ति से संबंधित सुधार की आवश्यकता है, पहला। दूसरा है बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना करना। बैंक बोर्ड स्थापना करना। ये क्या है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। इसके बाद है तनाव कम करना। तनाव कम। बैंकों की एनपीए बहुत बढ़ गई है, इससे बैंक लगातार तनाव में रहते हैं कि इस एनपीए की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इसके बाद है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। बैंकों को एम्पावर्ड करने की जरूरत है। इसके बाद है पूंजी जुटाना, यानी पूंजी जुटाना भी बैंकों को एम्पावर्ड करने के लिए जरूरी है। छठा है उत्तरदायित्व की स्थापना और प्रशासनिक सुधार। उत्तरदायित्व की स्थापना और प्रशासनिक सुधार। यह मिशन इंद्रधनुष, यानी इंद्रधनुष, इसमें पहला है नियुक्ति से संबंधित सुधार की आवश्यकता है, यानी क्वालिटी इंप्रूव करना है। उसके बाद बैंक बोर्ड की स्थापना करना है। उसके बाद तनाव कम करना है। उसके बाद बैंकों को सशक्त करना है। उसके बाद पूंजी जुटाना है। उसके बाद उत्तरदायित्व की भी स्थापना होनी चाहिए, उत्तरदायित्व भी तय होना चाहिए। और उसके बाद प्रशासनिक सुधार। ये मिशन इंद्रधनुष के तहत ये प्रयास किए जाएंगे ताकि बैंकों की सेहत में सुधार हो सके। अब इसके बाद जो प्रश्न है, दिवाला और दिवालियापन। दिवाला और दिवालियापन। प्रश्न एक बार हम देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 क्या है, यानी द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। प्रश्न ये है दिवाला और दिवालियापन क्या है।
तो यहां पर दिवाला और दिवालिया, ये दो शब्द का उपयोग किया गया। संहिता, दो 2016, इस कोड को 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया, उसके बाद फिर ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लाया गया, उसके बाद फिर जीएसटी लागू किया गया। तो ऐसा माना जाता है कि जीएसटी के बाद भारत में यह दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, यानी आर्थिक सुधार है। अब दिवाला किसको कहते हैं? दिवाला, दिवाला निकल जाना, यानी आर्थिक रूप से अक्षम हो जाना। अगर कोई व्यक्ति या औद्योगिक इकाई अपनी देयता, यानी अपनी लायबिलिटी, अपनी देयता को पूरा करने में असमर्थ है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दिवाला, यानी दिवाला। अगर कोई व्यक्ति या औद्योगिक इकाई अपनी देयता को पूरा करने में असमर्थ है, तो इसे हम कहते हैं कि दिवाला। अब है दिवालियापन, यानी अगर कोई व्यक्ति या औद्योगिक इकाई दिवाला की स्थिति को घोषित कर दिया जाता है। जब दिवालापन की किसी संस्था द्वारा, किसी अधिकृत संस्था द्वारा घोषित कर दिया जाता है, घोषित जाता है, तो उसे दिवालियापन कहते हैं। दिवालियापन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी लायबिलिटी को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो दिवाला की स्थिति है, यानी दिवाला एक आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है। लेकिन जब दिवाला की स्थिति को कानूनी रूप से व्यक्ति या औद्योगिक इकाई औपचारिक रूप से दिवाला घोषित कर दिया जाए, तो वो दिवालियापन कहलाता है। अब अगर किसी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो कर्ज है जिसे वो चुकाने में सक्षम नहीं है, जिसे वो चुकाने में असमर्थ है, उसके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके माध्यम से अथवा औद्योगिक इकाई की संपत्ति को नीलाम करके उसकी लायबिलिटी को पूरा किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति या औद्योगिक इकाई को
औद्योगिक इकाई को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी संपत्ति बेचकर, उसकी संपत्ति नीलाम कर उसकी देयता पूरी की जाती है। उसकी देयता पूरी की जाती है। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, इसकी घोषणा भी कर दी जाती है, तब उसकी संपत्ति को बेचकर उसकी देयता यानी उसकी लायबिलिटी को पूरी की जाती है। और इसके लिए अपील नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ही किया जा सकता है। यह एक ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन है जहां इसके संबंध में अपील की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद, 9वें प्रश्न की तरफ हम, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद मद या मादक पेयों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करता है। यानी मद या मादक पदार्थ का अगर कोई दवाई के रूप में सेवन कर रहा है, दवाई के रूप में सेवन कर रहा है, तो इसकी अनुमति तो दी जा सकती है। लेकिन अगर इसका प्रयोग नशे के लिए किया जा रहा है तो से भिन्न प्रयोग यानी नशे के लिए प्रयोग को वो प्रतिषेध करता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है? तो दरअसल क्योंकि ये राज्य नीति निदेशक का हिस्सा है, अनुच्छेद 47 में यह व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 47 में मद या मादक पेय पदार्थ को प्रतिबंधित करने की बात की गई है। और यह राज्य नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है। इसी को आधार बनाकर राज्य या केंद्र ऐसे पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित कर देता है।